नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत पर हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। लोकतंत्र का समय हो गया है। कई सारी ऐसी खबरें हैं जो विस्तार से आपके लिए लेकर आए हैं। उनमें समझाएंगे क्या क्या उसमें अब तक हुआ, वो सब बातें आपको बताएंगे नए एंगल के साथ। सबसे पहले आज बात करते हैं कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद किस तरीके से सरकार वहां पर एक्शन ले रही है। 40 ऐसे लोग जिनकी तस्वीर जारी की गई थी, उसके बाद नई फोटो अब जारी की गई है कानपुर पुलिस द्वारा। ये संदिग्धों की नई तस्वीरें हैं। एक तरफ पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है और दूसरी तरफ उन लोगों के घरों की पहचान की जा रही है जो हिंसा में शामिल थे। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन तस्वीर है। पहले 40 लोगों की फोटो जारी की थी, उसमें से एक एक करके आरोपियों ने अब पुलिस के सामने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। वहीं कानपुर की पुलिस ने और तस्वीरें जारी करके जो और साथ में लोग थे जिनके ऊपर आरोप है कि वो हिंसा में शामिल थे, इस पूरी साजिश में शामिल थे, उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। सबसे पहले इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से कानपुर की पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई जो है उसको तेज कर दिया है और कैसे एक एक करके संदिग्धों की पहचान हो रही है, उन्हें दबोचा जा रहा है। पहले 40 की तस्वीर, अब नए संदिग्धों के फोटो, गुनहगारों पर एक्शन लगातार। ये नई तस्वीर है जिसे कानपुर की पुलिस की ओर से जारी किया गया है। सबसे नई तस्वीर में जो उपद्रवी दिख रहे हैं उसमें से कोई सड़क पर खड़ा है, कोई बाइक की सवारी कर रहा है, कोई सड़क के किनारे बंद दुकान के सामने खड़ा है। पुलिस का कहना है ये वो तस्वीर है जो हिंसा में उस दिन शामिल थे। अब पुलिस इन लोगों की तस्वीरों को शहर के चप्पे चप्पे में चिपका देगी ताकि गिरफ्तारी में आसानी हो। इससे पहले कानपुर पुलिस ने 40 संदिग्धों की फोटो का एक पोस्टर जारी किया था, शहरों में चिपका दिया था, जिसके बाद कानपुर के उस गैंग में डर और खौफ बढ़ गया है जो इस हिंसा में या तो पत्थरबाजी कर रहे थे या फिर किसी न किसी तरह से हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने जो पोस्टर जारी किया था उसके बाद गिरफ्तारी हुई तो डर कर एक नाबालिग आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब तक कई पत्थरबाजों की पहचान की गई है। पोस्टर में 13 नंबर वाला आरोपी ने सरेंडर कर दिया। पत्थर फेंकते हुए दिखा था ये नाबालिग युवक। दरअसल कानपुर पुलिस ने जो पोस्टर जारी किया था उसमें 13 नंबर पर सल्लू नाम के लड़के की तस्वीर लगी थी। पुलिस ने पहले उसके बड़े भाई और एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया। उसके बाद सल्लू ने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस अपने एक्शन लिस्ट में अब उस तैयारी तक पहुंच गई है जिनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने का सबूत मिल जाएगा। उनके दरवाजे पर बुलडोजर का पंजा चलेगा। हालांकि इस खबर के खिलाफ काजी हाजी अब्दुल कद्दूस का बयान प्रशासनिक फैसले के खिलाफ है। काजी हाजी अब्दुल कद्दूस का कहना है कि दंगाइयों पर अगर चला बुलडोजर तो कफन बांधकर सड़कों पर उतर जाएंगे। ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो, सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। हम तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसका मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। इधर पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ एक्शन ले लिया है जिसने शहर बंद कराने के पोस्टर छापे थे। पुलिस का कहना है कि प्रेस मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी ही नहीं, जबकि शहर को बंद कराने को लेकर अगर कोई सामग्री छापी जा रही है तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी होती है। अभी प्रशासन अपनी तरफ से एक एक उपद्रवियों की पहचान कर रही है। आरोपियों के घर वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि इमारतों के निर्माण अवैध होने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब बात करते हैं पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उससे जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि एक एक करके उसकी जो गुत्थी है उसे सुलझाने में वहां की पुलिस लगी हुई है और एक एक करके अब नए नए तार सामने निकल रहे हैं।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। सिद्धू मूसेवाला के केस से अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने वाले ने मूसेवाला के हत्यारों को उसकी लोकेशन की और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी थी कि इस वक्त पंजाब का जो उस वक्त निकले थे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से, पंजाब के सिंगर के पास कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। तो ये एक अहम सबूत, एक अहम व्यक्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर ये मामला पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है। बात करते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर कांड की जुड़ी हुई जांच की, जहां पर पुलिस पूछताछ में लगातार नए नए खुलासे कर रही है। उसमें साफ हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में और भी कई बातें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये आपको बताएगी कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारने के पीछे की असल वजह क्या थी, मोटिव जिसको कहते हैं वो क्या था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भी ये बात कह रहे हैं इसमें साक्ष्य इकट्ठे करना, जिससे कि दोषी बच ना पाए। मूसेवाला ने अपने गानों से करोड़ों फैन का दिल जीता, शोहरत कमाई, पैसे कमाए, नाम बनाया, पंजाबी गीत संगीत की दुनिया में अपना स्थान पक्का किया। वही पंजाबी गीत मूसेवाला की मौत का कारण बना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसमें मूसेवाला के मर्डर की पूरी कहानी छिपी हुई है। मूसेवाला की मौत के पीछे एक गीत का कनेक्शन है और वो कनेक्शन ये कि लॉरेंस चाहता था कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। गोल्डी बरार भी अपने लिए एक गाना मूसेवाला से चाहता था। मूसेवाला ने दोनों के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। कई बार लॉरेंस की ओर से इसके लिए धमकी भी दी गई थी। लॉरेंस गैंग से कई बार धमकियों के बाद सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग का साथ पकड़ा और ये साथ धीरे धीरे बढ़ता गया, जबकि लॉरेंस गैंग का एक ही मकसद है, उसके हिसाब से जो काम नहीं करता उसे वो अपना दुश्मन मान बैठता है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग पहले से ही एक दूसरे का दुश्मन रहा है। ऐसे में मूसेवाला ने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाया और बम्बिहा गैंग को सुरक्षित ठिकाना माना, लेकिन नतीजा कुछ और निकल गया। पूछताछ और पड़ताल के दौरान एक और नाम इस मर्डर कांड से जुड़ गया है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है। अनमोल फिलहाल विदेश में रहता है। लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश भी रची जा रही है। लॉरेंस को जमानत मिली तो वो विदेश भाग सकता है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में डायरेक्ट रूप से शामिल ही नहीं रहा। उसका काम ही है सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना और जबरन फिरौती और हत्या की साजिश में शामिल हो जाना। लॉरेंस गैंग अपना काम दूसरे गैंग से करवाता था, दूसरा का तीसरे गैंग से, और इसी तरह उसने अपने नेटवर्क को बड़ा कर लिया। ये भी एक कारण है कि मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल हथियार कई राज्यों से मंगवाए गए थे। हत्या में इस्तेमाल हथियार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आए। उत्तर प्रदेश से भी कुछ हथियार मंगवाए गए थे। साजिशों के तार और सबूतों की कतार बता रही है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का प्लान कितना शातिराना था। हर दिन नई तस्वीर, नए सुराग और नई गिरफ्तारी। मर्डर की कहानी जितनी सुलझ रही है उतनी ही उलझ भी रही है। मर्डर करने वाला शूटर को जानकारी देने वाला और फिर मर्डर करने के लिए कई राज्यों के शूटरों का कनेक्शन कैसा है, इन सारे सवालों के जवाब को तलाशना पंजाब पुलिस के लिए भी अभी भी आसान नहीं है। अब जरा उस कार की तस्वीर भी देख लीजिए जिसे शूटरों ने लूट लिया था। वीडियो गवाही दे रही है कि उसी कार में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया गया। ये वीडियो 29-30 मई की दरमियानी रात करीब 3:16 की है। अब पंजाब पुलिस ऐसे ही सुराग और सबूत को जुटाकर सारे कनेक्शन को जोड़ रही है। वीडियो से साफ है कि कार कुछ ही मिनट तक पेट्रोल पंप पर रुकती है, फिर तेजी से आगे निकल जाती है। कार तो आगे निकल गई, लेकिन पुलिस की जांच में वो तेजी नहीं दिख रही जो इस केस में अब तक दिखनी चाहिए थी। मूसेवाला मर्डर कांड में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो सामने आ चुके हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि साजिश
बड़े स्तर पर रची गई। फिर कई राज्यों के शूटरों का कनेक्शन पुलिस के सामने नया सिरदर्द है। ये कनेक्शन एक एक कर सामने आ रहा है। केकड़ा की गिरफ्तारी पुलिस को इस केस में बड़ी लीड दे सकती है। ये वही केकड़ा है जो पहुंचा था फैन बनकर, लेकिन मूसेवाला की जान का दुश्मन बन बैठा। केकड़ा का मूसेवाला के साथ सेल्फी लेना बहाना था, असल में शूटर्स को पूरी जानकारी देना था। केकड़ा 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर रहा। 45 मिनट के दौरान केकड़ा ने चाय भी पी। सिद्धू मूसेवाला से फैन बनकर मिलना चाहता था। मूसेवाला के निकलते ही शूटर्स को जानकारी दी। शूटर्स के लिए गाड़ी भी केकड़ा ने ही व्यवस्था की थी। मूसेवाला की हत्या ने सबको जितना चकित किया था, उससे ज्यादा हैरानी अब पुलिस की पूछताछ में हो रही है। पता नहीं इस केस में कितने कनेक्शन हैं, कितनी बातें हैं और कितनी कहानी है, और पंजाब पुलिस इसी के इर्द गिर्द अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो अशांति फैलाने का पूरा एक साजिश रही जा रही है उसके बारे में। जम्मू कश्मीर में साजिश और अशांति फैलाने का जो नया प्लान है उसमें नई तरह के कई पैतरे आजमाए जा रहे हैं। इस बार आतंकियों का पैतरा पाकिस्तान के जरिए बच्चों के टिफिन बॉक्स में पैक करके आया है। बीती रात सुरक्षा बलों ने घाटी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, लेकिन अब ड्रोन से गिरी चीज़ों को गौर से देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें पाकिस्तान की नई साजिश सामने आती है, वो भी ऐसे समय में जब अमरनाथ यात्रा को निशाने बनाने के इंटेलिजेंस इनपुट सामने है। तरीके से जम्मू को दहलाने की साजिश थी, किस तरीके से अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचाने की साजिश थी। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मंसूबे हो रहे। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की नजर अब अमरनाथ यात्रा पर है। तालिबान वाले हथियार से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश। बच्चों के टिफिन बॉक्स में आतंकियों की नापाक साजिश कैद। जम्मू कश्मीर के कानाचक में बीती रात बीएसएफ जवानों ने गश्त के दौरान एक ड्रोन को स्पॉट किया। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन में लटकी हुई एक चीज नीचे जमीन पर गिर गई। जब सुरक्षा बलों के जवान ड्रोन से गिरे, पेलोड के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुरक्षा बलों को बच्चों के 3 टिफिन बॉक्स मिले, लेकिन इन टिफिन बॉक्स के अंदर विस्फोटक थे जिनमें टाइमर लगा था। ये विस्फोटक क्या थे ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां इस ड्रोन को स्पॉट किया गया था। मैं इस समय कानाचक सेक्टर में मैं आपको दिखाता हूं कि यही वो जगह है जहां पे कल देर रात ड्रोन ने पेलोड, जिसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक आईडी, जिसे स्टिकी बॉम्ब भी कहा जाता है, वो एक मासूम बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर डाल के रखी हुई थी, वो यहाँ पे ड्रॉप की गई थी। रात के वक्त जब सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें बीप की आवाज आई। कई राउंड फायरिंग की गई, ड्रोन का पीछा किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी। अब ये यहाँ पे ड्रॉपिंग कैसे होती है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कल 10:45 पर एक बीप सुनाई देती है। कानाचक सेक्टर में जो बीएसएफ के जवान तैनात थे, उन्होंने जब बीप की आवाज सुनी तो उन्हें शक हो गया कि यहाँ पे कोई ड्रोन की मूवमेंट है, तो वो 2 राउंड फायर करते हैं। उसके बाद फिर से 4 राउंड फायर किए जाते हैं। 4 राउंड जब फायर किए जाते हैं, पुलिस एकदम अलर्ट हो जाती है और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसे कहते हैं एंटी ड्रोन प्रोसीजर के तहत सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हुए पुलिस पार्टी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे उन्हें मासूम बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर मौत का सामान मिलता है। और वो मौत का सामान क्या होता है? वो होता है स्टिकी बॉम्ब। अब सवाल उठता है कि यह ड्रोन यहाँ क्यों उड़ रहा था? ड्रोन से इसी इलाके में क्यों बम गिराए जाने थे? इस जगह का महत्व है क्या? देखिए, ये इलाका सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है। और अब आप यहाँ की टोपोग्राफी देख लीजिए, यहाँ पे कई झाड़ियाँ हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ झाड़ियों के पीछे कोई शख्स
छुपा रहता और वो इस तरह बैठा रहता और इंतजार में रहता कि कब ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग होगी। और देखिए यहाँ पे अगर कोई छुप भी जाए तो किसी को कोई नजर भी नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पे छुपा रहता और उसके बाद वो यहाँ से निकल कर आता, यहाँ से आईडी उठाता और उस आईडी का इस्तेमाल करना था आने वाले दिनों में। अगर सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पार की इस साजिश को नाकाम नहीं किया होता तो बड़ी चूक हो सकती थी, क्योंकि टिफिन में बम के साथ साथ आईईडी लगा था जिसमें टाइमर सेट था। उस आईडी के साथ टाइमर फिट था और उसकी टाइमिंग भी सेट की गई थी। एक टाइमिंग 8 घंटे की थी, 3 घंटे की थी, 2 घंटे की थी। यानी कि अमरनाथ यात्रा से पहले सीरियल ब्लास्ट करने का पूरा प्लानिंग थी पाकिस्तान की और उसके लिए यहाँ पे आतंकवादी पूरी तरह से तैयार थे, यानी कि यहाँ से पेलोड को उठाना था। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की डिलीवरी की साजिश बीते काफी वक्त से रची जा रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस बरामदगी को अमरनाथ यात्रा से जोड़ा जा रहा है। 2 साल बाद इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा में इस साल करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होने वाली है। पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाए। वजह यह है कि वो यहाँ पे हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के बच्चे नहीं देखना चाहते, एक बार फिर से डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इस बार मालूम है कि 3 वर्ष के बाद अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री हिस्सा लेंगे। तो यही एक वजह है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने के लिए। अब आपको उस बम के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तान ने बच्चों के टिफिन बॉक्स में पैक करके सरहद पार दहशत फैलाने के लिए भेजा था। जो बम बरामद किया गया उसका नाम है स्टिकी बम। स्टिकी बम एक तरह का आईईडी विस्फोटक होता है। स्टिकी बम ऐसे विस्फोटक होते हैं जिन्हें गाड़ियों पर चिपका कर कहीं दूर से बैठकर भी विस्फोट किया जा सकता है। दूर से ही रिमोट के जरिए या टाइमर सेट करके इसमें ब्लास्ट कर दिया जाता है। स्टिकी बम में 5-10 मिनट का टाइमर होता है जो कि हमला करने वाले को भागने के लिए पर्याप्त समय देता है। स्टिकी बम बेहद सस्ता होता है और उसे कैरी करना भी बहुत आसान होता है। यह बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा सुरक्षा बलों को अच्छी तरह से है। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए नई SOP बनाई गई है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों से स्टिकी बम की बरामदगी और कुछ गिरफ्तार हुए आतंकवादियों ने कुछ खास खुलासे पूछताछ के दौरान किए हैं। इसको लेकर सुरक्षा बल काफी सतर्क हैं। बताया जाता है पिछले दिनों जो एक बस कटरा से जम्मू जा रही थी उसमें धमाका हुआ था, उसमें भी स्टिकी बम के इस्तेमाल होने का शक। NIA उसकी पूरी तरह से तफ्तीश करी है। इन सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों से कहा है कि आप एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर चलिए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों और तीर्थ यात्रियों की गाड़ियों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों की मैनेजमेंट ने भी खास आदेश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी को लावारिस न छोड़ा जाए, क्योंकि लगता है कि आतंकवादी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खतरा बड़ा है लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी भी पूरी है। आतंकी नए हथियारों के जरिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन आतंकियों की एक एक साजिश को नाकाम किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता, अखनूर, टाइम्स नाउ, नवभारत। सत्येंद्र जैन को लेकर इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के केस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी के दावे पर आम आदमी पार्टी का जवाब 2 करोड़ 85 लाख की बात बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सीजर नोट इस वक्त जारी किया है। उस सीजर नोट में कहा गया था कि कुल मिला के 2,69,000 रुपए बरामद हुए हैं। बीजेपी ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए मिलने का आरोप लगाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब इससे कुछ देर पहले उनके सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था कि वहां पर सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के पास से करीब 2.25 करोड़ रुपए नगद बरामद हुई है और साथ ही साथ करीब 2 किलो के आसपास गोल्ड के यानी कि सोने के सिक्के और उस ईंटें भी बरामद हुई हैं। अब ये बिस्किट और बरामद हुए हैं और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस नोट जो है, ये पंचनामा जो है वो जारी किया है। ये जो पंचनामा जो है ये सीधा सीधा इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो है बंगला नंबर 2/8 राजनिवास मार्ग दिल्ली 7:10 6 जून 2022, यानी कि जिस दिन सत्येंद्र जैन के घर पर रेड हुई थी। उनके घर से जो बरामदगी दिखाई गई है
उसमें कहा गया है कि 2,69,200 रुपए की करेंसी मिली है, साथ ही साथ 2 लॉकर्स की चाबियां मिली हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और एक डिजिटल डिवाइस की चाबी भी उनको मिली है। ये सब रिकवरी सर्च में है, हाउएवर इनको सीज नहीं किया गया है। इस तरीके की बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने पंचनामे में कही। तो अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये 2,85,00,000 का मामला कैसे बन गया, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने पंचनामे में कहा था कि उनके घर से सिर्फ 2.25 लाख रुपए ही मिले हैं। आज पूरे देश की मीडिया के सामने फिर से एक बार सामने आ चुका है। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कई सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ईडी के ऑफिशियल हैंडल से ये सार्वजनिक भी की गई है जानकारी, जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ईडी के लोग सुबह 7 बजे जो घुसे वो रात को 2 बजे तक उनके घर में रहे। सत्येंद्र जैन के घर में उस समय उनकी पत्नी, उनकी एक रिश्तेदार, उनके भाई की वाइफ और उनकी बेटी, 3 महिलाएं थी और इन महिलाओं को जबरन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक जो है वहाँ पे रखा गया। किसी को नहीं पता कि ईडी को वहाँ पे क्या मिला। जितना हमें पता चला ईडी को वहाँ पे कुछ नहीं मिला और ना ईडी के पास कोई खास कोई सूचना थी जिस चीज़ को वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना जो है इसको कहा जा सकता है। इस तरीके से किसी ऐसे घर में जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों करना जो है मानवता के मूल्यों के भी खिलाफ है। और मुझे लगता है कि ईडी सीधा सीधा केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बीजेपी मर्यादा की सारी हदें जो है वो लाग रही है। 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण। उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। तो आपने देखा किस तरीके से जो सियासत है सत्येंद्र जैन के नाम पर अब गरमा रही है दिल्ली में। 9 जून को सत्येंद्र जैन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी खत्म हो रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए कुल मिला के घर से उनके सिर्फ 2.25 लाख रुपए मिले, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ये दावा किया है कि उनके सहयोगियों के यहां से 2.25 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं आपको। श्री सत्येंद्र जैन जी के घर पे उनकी गैर हाजिरी में एक छापा मारा। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन अभी ईडी की हिरासत में है और ये छापा तब मारा गया जब इससे पहले सीबीआई और इनकम टैक्स पहले कई बार उनके घर पे छापे मार चुके हैं। और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक
ईडी वाले घर की तलाशी लेते रहे। और मजेदार बात यह है कि 2 बजे के बाद, अब दोपहर के 2 बजे और उसके बाद अब शाम हो गई, अभी तक ईडी वालों को यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई छापेमारी में कुछ तो मिलेगा, या ईडी की रेड फेल हो गई। ये एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत, इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो ये थे सौरभ भारद्वाज, जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीति का खेल किया जा रहा है सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और खेल की बात करते हैं। और बड़ा अद्भुत नजारा आज राजस्थान में देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के खेमे में। कांग्रेस का सियासी जादू भले ही जनता पर कम से कम अभी ना चल पा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के नेता मैजिक शो का आनंद जरूर ले रहे। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राजस्थान के सभी कांग्रेस एमएलए उदयपुर के एक रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ रणनीतियां तो बननी चाहिए, बनी रही होंगी, साथ ही साथ मौज मस्ती का पूरा इंतजाम रखा गया है। थोड़ा सा सुनवाता हूँ आपको वहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस के कैंप में एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहाँ पर एक मैजिशियन आंचल हैं जिनका नाम, एक एक करके नेताओं के पास जा रही हैं। सामने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठे हैं, पीसीसी चीफ बैठे हुए हैं, गोविंद सिंह दोतासरा राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, मुकुल वासनिक हैं, प्रमोद तिवारी, सब बैठे हुए हैं। और आंचल जी ने सबके पास जा जाकर एक नंबर लिया, उसे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लिया, और कैलकुलेटर में जो नंबर आया उन्होंने वो पहले ही गेस करके उनको बता दिया। अब ये जो पूरा खेल है, पहले आप इसको जरा सुन लीजिए। तो हमारे पास एक यूनिक संख्या है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे डिजिट्स प्रेस किए, बहुत सारे सब ऐड था, राइट? आप लोग मेरी बात तक करेंगे और ये फोन मेरा नहीं है, अंदर जी आपका। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे पहले से पता हो कि ये डिजिट आपको क्या डालना है, अब नंबर का जादू वहां पर दिखाया जा रहा है, और राज्यसभा में और राजनीति में नंबर्स का यानी कि आंकड़ों का ही जादू होता है। सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में भी वो आंकड़े जुटा पाएगी जिससे जादू हो जाए? और अगर इतना कॉन्फिडेंस होता है, ये जो तालियां बज रही हैं, ऐसी तालियां क्या तीनों अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजकर कम से कम अशोक गहलोत बटोर पाएंगे? नंबर का गेम क्या है, कांग्रेस कैसे इस गेम को जीत जाती है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। सबसे पहले आपको राजस्थान विधानसभा के कुछ आंकड़े दिखा देता हूं, जो आपको समझ में आएगा कि इस समय राजस्थान में जो वहां से राज्यसभा का जो गणित बन रही है वो क्या बन रही है। राजस्थान में 200 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, बीजेपी के पास 71 विधायक हैं, इसमें 13 निर्दलीय विधायक हैं, राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2 विधायक और आरएलडी का 1 विधायक है। अब राजस्थान में जो राज्यसभा का गणित है वो थोड़ा समझ लीजिए। राजस्थान राज्यसभा का जो नंबर गेम है उसमें एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए होते हैं, तो बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी की जीत तय है, 71 लोग उनके हैं, तो वो 41 लोगों को वोट करना है, वो कर देंगे। अब इसके बाद बीजेपी के पास 30 अतिरिक्त बचते हैं। निर्दलीय वहां पर सुभाष चंद्र है, तो बीजेपी को निर्दलीय को, और बीजेपी समर्थित है, तो उनको 11 और वोट चाहिए। बीजेपी का मामला तो क्लियर है, लेकिन कांग्रेस का फंसा कैसे हुआ है? राजस्थान राज्यसभा का जो नंबर गेम है, 108 कांग्रेस के विधायक, 3 लोगों को वहां से जिताने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो कांग्रेस के पास 26 अतिरिक्त विधायक वहां पर बचते हैं। तीसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 15 विधायकों की जरूरत है। 13 निर्दलीय, सीपीएम, बीटीपी और आरएलडी अगर सब इकट्ठे होकर आके वोट करे कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस अपने तीनों जो कैंडिडेट हैं उनको राज्यसभा भेज पाएगी। अब कांग्रेस का गेम बिगाड़ कैसे रहा है, कौन बिगाड़ रहा है?
निर्दलीय सुभाष चंद्रा हैं जो बीजेपी के समर्थन में है। 30 बीजेपी के पास हैं। सुभाष चंद्रा को 11 विधायकों की आवश्यकता है। कांग्रेस में अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो प्रमोद तिवारी हार सकते हैं और यह सबसे बड़ा उनके लिए मुसीबत का सामना बन सकता है। कांग्रेस को चाहिए 15 अपना तीसरा कैंडिडेट भेजने के लिए, बीजेपी को चाहिए 11 अपना दूसरा कैंडिडेट भेजने के लिए। कौन किसको तोड़ पाएगा, क्रॉस वोट हो पाएगी, इसी से बचने के लिए मैजिक शो चल रहा है उदयपुर में, जहां सारे विधायकों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो हम सब से जुड़ी हुई है और इस खबर को प्रस्तुत करने में भी सच में ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रेल सुधार हो रहा है, रेलवे को सब बदल दिया गया है, क्या उनमें दावों में कहीं ना कहीं खोखलापन है? क्योंकि ये यात्रीगण जरूर ध्यान दें, आपकी ट्रेन में मिलने वाला खाना जो है वो खाने लायक है या नहीं, इस पर घोर संशय है। ट्रेन में मिलने वाली पानी की बोतलें जो हैं वो पीने योग्य है या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पेंट्री कार में जो आपको जिस तरीके से खाना तैयार करके चाय बिस्कुट आपको दिए जाते हैं वो आपके सेहत को खराब कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, एक रिपोर्ट कह रही है। और वो रिपोर्ट क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रोजाना 11,000 यात्री ट्रेनें चलती हैं। हर रोज करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं। हर दिन 12 लाख लोगों को रेलवे खाना खिलाता है। चलती ट्रेन पर दाना पानी के लिए एक ही सहारा है, पेंट्री का। प्यास लगी तो रेल नीर का सहारा है। चाय की तलब लगी तो पेंट्री वाले भैया ही पिलाते हैं। भूख लगी तो सैंडविच और बिस्कुट का इंतजाम भी ट्रेन पर ही। रात के वक्त पेंट्री वाले भैया डिनर का भी इंतजाम कर देते हैं। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे का खाना इंसान के खाने योग्य नहीं है। जी हाँ, भारतीय रेलवे का खाना, पानी, चाय, जूस, ये सब इंसान के खाने और पीने योग्य नहीं। ये दावा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में विस्तार से क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ट्रेन में मिलने वाला दूध, जूस, सैंडविच और बिस्कुट को खाने पीने से बचना चाहिए। कई स्टेशनों पर साफ पानी की व्यवस्था ही नहीं है। 22 ट्रेनों की जांच में यह पाया गया कि चाय, सूप और कॉफी में इस्तेमाल किया गया पानी गंदा है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। यह रिपोर्ट अप्रैल 2022 में जारी की गई। सीएजी की ये रिपोर्ट साल 2019-20 के लिए जारी की गई। भारतीय रेलवे में कैटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास है। लिहाजा इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत ने आईआरसीटीसी के कैटरिंग सर्विस डिपार्टमेंट से बात की। एक तो इनिशियली हमारा जो समस्या थी, ये खाने का जो गुणवत्ता के लिए आपको किचन को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो हमको बोलने में अच्छा लग रहा है जो हमारा अभी 48 किचन में 36 किचन हमारा अभी चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, उसमें सीसीटीवी हमारा रिस्टोर हो गया है। तो इसमें गुणवत्ता का ऊपर हम लोग का विशेष निगरानी है। खाने की गुणवत्ता को लेकर दावा तो यह है कि विशेष निगरानी रखी जा रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ट्रेनों में खराब खाने को लेकर सालाना 7,500 शिकायतें आती हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए हर साल औसतन 1 करोड़ रुपए हर जाने के तौर पर इकट्ठा भी किए जाते हैं। लेकिन ट्रेनों में कैसा खाना मिलता है, इससे आप तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली। सीएजी की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 14 डिपो की जांच करने के बाद यह पता चला है कि कई कंबलों को 2 साल से ड्राई क्लीन किया ही नहीं गया। रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेनों का खाना खाने योग्य नहीं है, कंबल ओढ़ने लायक नहीं। ऐसे में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का कितना ख्याल रख रही है, इस पर सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं। दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हमारी विशेष गुजारिश है। इतनी सारी मेहनत हो रही है, रेलवे स्टेशनों को साफ किया जा रहा है, ट्रेन की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, समय पर आए इसका ध्यान रखा जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि खाने की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जाए। अब वक्त हो गया है हमारी विशेष रिपोर्ट का। काशी विश्वनाथ आपको वापस लिए चलते हैं, जहां ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, कोर्ट केस जो है वो चल रहा है। विवाद का समाधान अदालत को करना है, लेकिन उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। प्लान के मुताबिक कार सेवा 15 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसे में कार सेवा की तैयारी चल रही है और वाराणसी में प्रशासन इसकी इजाज़त देगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता आशुतोष ने
वहां पर जाके बात की, समझने की कोशिश की, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा चुनौती के तौर पे सामने हो सकती है। अदालत में ज्ञानवापी का मुद्दा, फिर कार सेवा का ऐलान क्यों? कार सेवा मतलब ये नहीं है कि मैं कोई देश की जो है दशा या किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक रवैया अपनाने के लिए न खुद न किसी को भी। कार सेवा मन की भावना है और ईश्वर मेरी आस्था है। भगवान शंकर जो है यहाँ विराजमान है, वो ज्ञानवापी तीर्थ है, वो शिव तीर्थ है। आदि विश्वेश्वर के लिए वाराणसी में होगी कार सेवा। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गंगा के रास्ते से 80 से जो है आदि केशव घाट तक का गंगा से द्वारा भक्तों के द्वारा जो है भजन करना चाहता हूँ। भजन करना चाहता हूँ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे चना चबैना गंग जल जो पूर्व करतार काशी कमोर छोड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। मेरा कोई ऐसा भाव था, न है, न होगा कि मैं बनारस की अपनी गंगा जमनी संस्कृति को अलग कर सकूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कार सेवा, याद आया अयोध्या कांड। ये धार्मिक है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। वो पॉलिटिकल था, उसके अंदर बहुत सी जो बातें थी, उसमें पंडित मुलायम सिंह यादव जी का सरकार था, हिंदुओं को गोली आदि चली थी। उसके बाद हिंदू थोड़ा सा उग्र हुए, तो उसमें बड़े बड़े जो हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, सब थे वहाँ मौजूद। वो हम लोग का जो है दूसरा समय था, आज दूसरा समय है। हम लोग न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और हम जो है सड़क से कोई मुसलमान से लड़ाई हुई, हम तो मुस्लिम बंधु के आप भी आइए सम्मिलित हुए। आस्था की दुहाई, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, लेकिन नाम कार सेवा का, जिसे सियासी नहीं धार्मिक नाम दिया जा रहा है। यानी ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच अब कार सेवा का नया हठराग भी शुरू हो गया है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिव की आकृति को लेकर काशी में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। देश अदालती आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन काशी के साधु संत अब और प्रतीक्षा के मूड में नहीं हैं और शायद यही कारण है कि अब साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने शिव कार सेवा का आह्वान किया है। वाराणसी में कार सेवा का ऐलान करने वाले ये हैं कुलपति तिवारी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी कार सेवा शुद्ध धार्मिक है, लेकिन न्योता सीएम से लेकर पीएम तक को दे रहे हैं। योगी जी को चिट्ठी आज लिख रहा हूँ कि आप देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और दिग्विजय सफल प्रधानमंत्री हैं, आप भी इसमें आइए, सम्मिलित हुई है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब काशी आए थे 2014, उन्होंने कहा था न मैं आया हूँ न मुझे बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं भी काशी का हूँ, मेरे महंत हूँ, मैं इस समय भी उनकी पूजा करवाया था। मैं बता, प्रधानमंत्री जी के मार्ग पे मैं चल रहा हूँ और उनको भी मैं लिखूंगा, आमंत्रित करूंगा। कुलपति तिवारी गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक कार सेवा करना चाहते हैं। उनकी ये कार सेवा कैसी होगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि कार सेवा होती क्या है। कार सेवा का मतलब होता है किसी धार्मिक या परोपकार से जुड़े काम के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त कार सेवा और कार सेवक सुर्खियों में रहे। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड भी। कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। गोली चलाने का आदेश यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। इसके विरोध में 2 नवंबर 1990 को भी हजारों कार सेवकों ने अयोध्या कूच किया और पुलिस ने एक बार फिर फायरिंग की, जिसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को ही गिरा दिया। ध्वंस बहुत आसान काम होता है, लेकिन हजारों की भीड़ जुटा करके हम किसी अहिंसक आंदोलन को जब हिंसक आंदोलन में बदल देते हैं तो फिर वो आपके हाथ में नहीं रह जाता है।
लिहाजा ऐसा किसी भी प्रकार का आवाहन जिसमें भीड़ जुटे, ऐसा आवाहन करने से पहले आवाहनकर्ता को 10 बार विचार करना चाहिए। कार सेवा की सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा काशी में भी होगा। ऐसे में इस पर आदि विश्वेश्वर महादेव के लिए कार सेवा का ऐलान करने वाले कुलपति तिवारी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। मैं घोषणा करूंगा तिथि की, और तिथि घोषणा जबरदस्त करूंगा कि उसके अंदर क्या करना है मुझे। इस समय में सबको ये कहा कार सेवा के लिए भक्तगण आप तैयार रहें। गंगा से चलना है, गंगा से, गंगा के किनारे ने गंगा के बीच से बनी रही, गंगा के दूर से चलना है हमको। जितने मंदिर हैं, जितने देवता हैं, शिवालय है, जितने देवालय हैं, सबको जो है अर्थात पूजन अर्चन करते हुए भोग लगाते हुए ज्येष्ठ का महीना में चला जाऊंगा। ना मैं नाव से उतरने का बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूँ धर्म से विरुद्ध हो जो हमारे न्यायालय चल रहे विवाद को कहीं से प्रभावित करे। तो दावा कोर्ट के हर आदेश के पालन का है, लेकिन जरा सोचिए, कार सेवा की अपील का काशी वालों पर असर हुआ तो क्या होगा। 15 जून के बाद जब शिव भक्त अपने आराध्य देव के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे तो सवाल यही है कि काशी की सड़कों का नजारा क्या होगा, यहाँ की गलियों की तस्वीरें क्या होंगी, घाटों के हालात क्या होंगे। दरअसल कार सेवा का जिक्र आते ही लोगों के जेहन में अयोध्या राम जन्मभूमि का जो तस्वीरें होती हैं वो सामने आती हैं। बाबरी विध्वंस का वो खौफनाक मंजर लोगों के आंखों के सामने तैरने लगता है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कार सेवा का रास्ता हमेशा ही चुनौतियों भरा रहा है। शासन प्रशासन के लिए भीड़ पर काबू पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। वैसे सच ये भी है कि प्रशासन की तरफ से कार सेवा की इजाजत ही न दी जाए। शासन से, प्रशासन से, सरकार से, सभी एजेंसियों से, मीडिया से सबसे मेरा विनम्र अनुरोध हो कि इसको कायदे से विस्तृत रूप से ये धर्म सेवा है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ में महीना में भगवान माँ गंगा के मध्य अगर मैं भगवान जाता हूँ और वहाँ से अपने विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ जी को, अगर क्या विश्वनाथ जी को भी नहीं जल चढ़ा सकता, क्या विश्वनाथ जी की पूजा नहीं कर सकता। कार सेवा से ज्ञानवापी का विवाद सुलझने के बजाय और उलझ सकता है। ऐसे में संत समाज भी कार सेवा की अपील करने वालों को अदालत के मान और सम्मान की याद दिला रहा है। काशी अद्भुत नगरी है, और चूंकि भगवान शिव माँ पार्वती से विवाह करके बारात वापस लेके यहीं आए थे, तो भूत बैताल पिशाच सब तो यहीं लौट के आए थे। तो इसलिए जिसको जो मन में आए वो कर रहा है। बस एक आग्रह हमारा जरूर है, जो कुछ करिए भारतीय संविधान के दायरे में करिए, न्यायपालिका के मान सम्मान पर कोई आंच ना आए, ऐसा करिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की जो तस्वीर आपने देखी वो शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर अदालत का फैसला बाकी है। लेकिन उससे पहले ही काशी में इसके पूजा पाठ की जिद के बाद अब कार सेवा की धुन बजने लगी है। ऐसे में हमने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा कर चुके विश्व हिंदू परिषद के नेता और ज्ञानवापी केस से जुड़े सोहन लाल आर्य से भी बात की, तो उन्होंने भी कोर्ट ही सुप्रीम की दुहाई दी। हम अपील ये करना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि का वहाँ कार सेवा और ये कार सेवा में अंतर है। यहाँ लड़ाई माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय के दिशा अनुसार सही काम हो रहा है। हम पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों और मुल्की धर्माचार्यों और महामनी जो प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जो हैं प्रतिनिधि, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हो माननीय न्यायालय के आदेशों से करें, और यदि कार सेवा कर रहे हैं तो जो है संविधान सम्मत न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार सेवा करें। अयोध्या की कार सेवा में काशी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ज्ञानवापी की कार सेवा से दूर रहने का इशारा कर रहे हैं, तो कुछ बनारस की कार सेवा को भी अयोध्या की तर्ज पर हवा देने में जुटे हैं। वो जब वो इकट्ठा जब हुए सेवा में, तो वो जो ज्वार और जो तूफान जो चला, वो तूफान इस तरह से चला कि पूरा सब साफ हो गया, पूरा सब साफ हो गया। एक नई क्रांति का और एक जो कई वर्षों से जो एक लड़ाई का होगा, एक विराम लग गया। उसी तरह ये भी होगा कि एक ऐसा आंधी की तरह होगा, सब चीज सब साफ होते हुए सब काम हो जाएगा।
एक तरफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी के वजूखाने से मिली आकृति की पूजा के लिए अनशन पर बैठे हैं। आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन और भोग के लिए खुद अन्न जल त्याग दिया है। तो अब दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कार सेवा का ऐलान कर ज्ञानवापी विवाद को नया एंगल दे दिया है। ऐसे में धर्मगुरु भी आंदोलन के नाम पर संविधान की लक्ष्मण रेखा न लांघने की नसीहत दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि काशी के माथे पर जो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया कलंक है, इस कलंक से हमें मुक्ति मिल जाए। हम यही चाहेंगे। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी संविधान के दायरे में इतना ही कुछ संभव है। हर इंसान की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन अगर किसी शिव भक्त को पूजा का अधिकार चाहिए या फिर कार सेवा की इजाजत, इसका ऑर्डर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन से ही लेना होगा। उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। उनकी भावना मैं समझ सकता हूं कि भगवान शिव, आपके मेरे घर में भी जब मंदिर होता है तो एक बार जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो हमेशा मंदिर होता है, और उसकी पूजा का, उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। और पूजा के लिए जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ उसका तरीका, क्योंकि देश में अगर कानूनी व्यवस्था है और जो दूसरा पक्ष है वो अराजकता पे उतरा है, तो कम से कम हमें इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला जज को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इस पे जो है वेकेशन बेंच बिठाई जाए, वेकेशन बेंच बैठ के इस पे सुनवाई करे और हमें पूजा की इजाजत दे। इन सब के बीच बनारस में कार सेवा को लेकर यहां के लोगों का क्या कहना है, आपको वो